सकता है। इसके बाद मैं क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, देखो मैंने मिरर में क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद बहुत सारी इसमें चीजें आ गई, इमेज के डिफरेंट फॉर्म आ गए, ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें आ गई थी। इसके बाद हमने पढ़ा मिरर के बारे में। मिरर में भी पहले हमने पढ़ा प्लेन मिरर, उसके बाद हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी हमने पढ़ा था कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव के बाद हमने पढ़ा कॉन्वेक्स। इसके बाद ये सब देखने के बाद हमने देखा कुछ टर्मिनोलॉजी, है ना। हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखे। टर्मिनोलॉजी देखने के बाद हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने पहले कुछ रूल्स देखे, इसके बाद इमेज फॉर्मेशन देखे। टोटल 8 टाइप के इमेज फॉर्मेशन थे, 6 फॉर कॉनकेव मिरर एंड 2 फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये टोटल देखने के बाद मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को बताता है, चाहे वो इमेज हाइट या ऑब्जेक्ट हाइट के बीच के रिलेशन को बताता है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को बताता है। इन सबसे रिलेटेड नहीं, अच्छा, एक मिरर फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला। इन सबसे रिलेटेड, है ना, इन सबसे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हमें कोई चीज जानना जरूरी है, वो था साइन कन्वेंशन। आई थिंक साइन कन्वेंशन आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया था, है ना। और न्यूमेरिकल्स भी आप लोग से बन रहा होगा। साइन कन्वेंशन जानने से, इमेज फॉर्मेशन जानने से, और ये फॉर्मूला तो हमें पता हो ही जाता है, फॉर्मूला तो हम रट लेते हैं। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इस न्यूमेरिकल की खासियत ये होती है कि हम इमेज को हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ऑलमोस्ट रेंज मिल जाती है। जब मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था, जो भी आई थिंक उस दिन बच्चे थोड़े कम प्रेजेंट थे, है ना, ज्यादातर बच्चे एब्सेंट थे, तो आप जा करके रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। एटलीस्ट क्वेश्चन देखने के बाद ही मैं आपको आंसर की रेंज बता देता हूँ कि आंसर देखो, सपोज इमेज हाइट 4 से कम आएगा, या मैंने बता दिया था कि जो इमेज डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा, तो मैंने आपको एक ऐसा रेंज बता दिया था और वही आपका आंसर आया, तो कोई आपका गलत नहीं कर सकता है। उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजा था। सिर्फ सारंग के मेरे पास आए थे और शायद बाकियों के साथ मैं देख नहीं पाया होगा, अगर किसी का आया है तो प्लीज एक बार और मैं बोलता हूँ, आप लोग सारे बच्चे दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेना। इतनी आपकी मैंने रिवीजन करा दी है। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने सिलेबस पे, और अपना सिलेबस है क्लास 10। और क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है? आप लोग लाइट ही बोले थे ना, इसीलिए तो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, राइट। तो मैं जानता हूँ कि सब लोग चाह रहे हैं लाइट पढ़ना, और लाइट में जो पोर्शन हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। सबको यही पढ़ना है ना बच्चों? मैसेज कर दो। हाँ, सभी लोग यही पढ़ने में इंटरेस्टेड है और बहुत इजी भी है ना। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, न्यूमेरिकल आपको लेंस वाले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल इस पे बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, तो वो बहुत आसान होता है, कोई भी बच्चा वो कर लेता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से, ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइड में मैं आपको आपका बुक भी दिखाते जाऊंगा, बुक के जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, आपको बुक भी दिखाई दे रहा होगा, पीडीएफ दिखाई दे रहा है? मैसेज करो, बुक दिखाई दे रहा था? हाँ, ठीक है। देखो बच्चों, ये आपका स्टेट बोर्ड का बुक है। बुक के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके लिए उन्होंने एक एक्टिविटी दिया है। तो ऐसे आपको अनलिमिटेड एक्टिविटी मैं आपको खुद बता दूंगा। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है पहले तो समझो, रियल लाइफ में रिफ्रैक्शन क्या होता है मैं रियल लाइफ में बताता हूँ। आपने बताने की भी जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी बहुत बार मेरे से ही बहुत बार सुन चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, और उसको में अगर आप कोई रॉड डालते हो, रॉड या पेंसिल पेन कुछ भी, तो आपको मुड़ा हुआ महसूस होता है, मुड़ा हुआ आपको दिखता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ग्लास में पानी भरा, उसमें आप कोई कॉइन डालते हो, तो कॉइन बॉटम में ना होकर आपको कुछ ऊपर उठा हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा बॉटम से थोड़ा ऊपर है। इसके अलावा
रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लाइक जो आपको स्काई में स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आपको मॉर्निंग और इवनिंग में जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, उस टाइम में सन आपको रेड कलर का दिखता है और बाकी होल डे आपको येलो या व्हाइट कलर का दिखता है, राइट। तो जो मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन हमें रेड कलर का दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, कॉइन वाला एग्जांपल रॉड बता दिया। हाँ, एक और बताता हूँ, हालांकि ये बिलीव करने लायक नहीं है, फिर भी जो स्टार आपको जिस जगह पे दिख रहा है ना, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, एक्चुअल में वो स्टार उस जगह पे नहीं है, हमें वो गलत जगह पे दिखता है। ठीक है, होता कहीं और है, दिखता कहीं और है। इज इट क्लियर? इसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता ना, कौन जाकर के स्टार से पूछे, है ना। तो वो भी सारी चीजें मैं आपको फिगर बना करके क्लियर करके बताऊंगा कि एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार हमें क्यों दिखती है। एपरेंट पोजीशन का मतलब जो रियल ना हो, एक होती है रियल पोजीशन, एक होती है एपरेंट पोजीशन, है ना। तो ये भी आपका होगा रिफ्रैक्शन की वजह से। एक और आपको अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप अपने घर में हो और आपकी जो विंडो है, विंडो वो ग्लास का बना हो, या फिर आप अपने स्कूल का ही देख लो ना, जो आपकी क्लासरूम की जो विंडो है वो ग्लास की बनी है, राइट। तो अगर आप ग्लास के दूसरे साइड कुछ देखते हो, उसकी पोजीशन भी एपरेंट दिखती है, रियल में वो वहां नहीं होता है। ठीक है, आप ग्लास के अंदर से देखते हो और आप ऑब्जर्व करना कि अगर बाहर कोई एनिमल है जो घूम रहा है, डॉग है सपोज, तो डॉग होता कहीं और है, हमें दिखता कहीं और है, 1-2 इंच वो आगे पीछे हमें दिखता है। अब वो हमें आगे पीछे क्यों दिखता है, अलग अलग पोजीशन पे क्यों दिखता है, वो डिपेंड करता है आपके ग्लास की विड्थ कितनी है और आपके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। यहां तक हर चीज आपको क्लियर हुआ बच्चों? मैसेज करते रहो। यस, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले देखते हैं बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी मैं भूल जाता हूँ, मैं चेक, एक लोग आप लोग व्हाट्सएप पे ना मुझे मैसेज कर दिया करो टेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। मैं हर बार सोचता हूँ क्लासरूम में कि मैं बाद में चेक करूंगा और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। इवन जो व्हाट्सएप पे भी वो बहुत नीचे चला गया है सबके आंसर, तो मैं भूल जाता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आप लोगों को। पिछले वीक में तो चेक नहीं कर पाया था, उसके पहले कुछ टाइम इशू हो रहा था। इस बार मैं फ्री भी रहा, बावजूद इसके चेक नहीं कर पाया। एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग रिमाइंड करा देना, ठीक है। आज मैं, ये आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद मैं फ्री हूँ, तो आप लोग मुझे एक मैसेज डाल देना ताकि मैं बैठ के आप लोग का आंसर चेक कर लूँ। ग्रेविटेशन के टेस्ट की बात कर रहे हो ना बच्चों, ग्रेविटेशन का आंसर, राइट, यस, वो मैं जरूर कर दूंगा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है, वो आधे घंटे में हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मैं जानता हूं, लेकिन अब सॉरी। और ये आपके लिए एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैं पेपर डिजाइन कर दूंगा, उसका टेस्ट आपको नेक्स्ट वीक में है। किस दिन लूंगा वो पेपर डिसाइड होने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ग्रेविटेशन का हो चुका है। अच्छा, ग्रेविटेशन का मैंने आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया है क्या, मुझे याद नहीं है बच्चों, क्या मैंने ग्रेविटेशन का सब्जेक्टिव टेस्ट लिया है? हाँ, और एक अपना ऑब्जेक्टिव भी हुआ था ना, ऑब्जेक्टिव के मैंने आंसर की बताए थे, बट उसके भी मैंने मार्क्स नहीं दिए आपको, राइट। मैं बता दो, 3-4 बैच होते हैं तो थोड़ा सा मैंने सब नोट करके भी रखा था, लेकिन अभी मैं अपने गांव में आया हूँ तो मेरे पास कुछ ज्यादा डेटा है नहीं अवेलेबल। बोथ सेक्शन वर इन सेम पेपर। अच्छा, आपका एक में ही ले लिया था, फिर मैंने अलग, अच्छा यहाँ वाले बंसल वाले बैच में मैंने साथ सेपरेट लिया था, अलग अलग लिया था। चलो ठीक है ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज आप याद करा देना मुझे प्लीज, जैसी क्लास खत्म होगा एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। और हाँ, ग्रेविटेशन से रिलेटेड मैंने कुछ डीपीपी डाले हैं, ठीक है। अब जा करके इसी ऐप में असाइनमेंट करके एक ऑप्शन होगा, वो भी आप देख लेना, और नोटिस बोर्ड भी आप लोग विजिट कर लेना, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पर्सनली पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है, अनाउंस करते अच्छा नहीं लगता। तो चलो, हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो जितने मैंने एग्जांपल आपको बताया, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और भी काफी एग्जांपल है, अभी तो और मुझे जैसे से याद आएगा मैं बताते जाऊंगा आपको। जैसे वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, जो स्काई है ना वो डे टाइम में हमें ब्लू दिखता है और नाइट टाइम में ब्लैक दिखता है ना। तो नाइट टाइम में ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि वो ब्लैक होता है,
ठीक है। बट डे टाइम में वो ब्लू क्यों दिखता है, इसके पीछे भी रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये भी एक कारण हुआ। क्लाउड क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है, इसलिए कि वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ओके। तो ये भी आपका एक आंसर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही हुआ। तो लाइट के जितने भी इफेक्ट आप देखते हो ना, जिसमें कि कुछ एपरेंट पोजीशन की बात होती है, एपेरेंट पोजीशन, अगर आप देखो पानी में अगर एक एक्वेरियम में फिश रखा होगा ना, फिश, और आप फिश को पकड़ने की कोशिश करो तो आप नहीं पकड़ पाओगे। एक्वेरियम की बात छोड़ो, अगर नदी तालाब में भी होता है ना, बहुत सारी फिश है, तो आप अगर चाहोगे फिश पकड़ने की कोशिश करना तो आप नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, उसके पीछे कारण है कि फिश होता कहीं और है, हमें दिखता कहीं और है। हमें उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखती है, रियल पोजीशन नहीं दिखती है। तो हम हाथ डालते हैं लेकिन वहां पे फिश नहीं होता है। वो बात अलग है कि जो फिशरमैन है या फिर ज्यादा कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, उनको ये पता होता है कि मछली दिख कहीं और रहा है लेकिन है कहीं और, तो हाथ को कहीं और डाल करके पकड़ लेते हैं, वो अलग बात है। बट आपको फिश की जो पोजीशन है ना, वो भी अपेरेंटली दिखती है, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन आपको नहीं दिखता है। तो पानी के अंदर कोई भी चीज देखो ना, एक्टिविटी, वो सब क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। सब अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हमें दिखता है। तो वो शिफ्ट क्यों दिखता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं एक ही फिगर बनाऊंगा और उसमें पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन आपका कंप्लीट करा दूंगा। अगर उस फिगर को आपने अच्छे से सीख लिया, इवन मैंने आपको सिखाया भी होगा, इवन क्लास 8th या 7th में, मुझे याद नहीं है, बट फिर से आप सीख लो, एक ही फिगर में मैं पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन समझा देता हूँ। फिर भी ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्लास में समझाऊंगा, ये क्लास आपकी चलेगी कम से कम 2 वीक 3 वीक तो चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए रिफ्रैक्शन। मैसेज कर दो सारे बच्चे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, है ना। अब हम थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मैं जरूर बताता हूँ चैप्टर के पहले। तो फर्स्ट इसका जो हेडिंग है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने रिफ्लेक्शन में भी दिया था। अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस से लाइट आके टकराती है, तो अगर वो सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो वो लाइट उसको पास कर जाती है, अगर वो ओपेक है तो उस पर टकरा के वापस लौट जाती है। और एक होता है एब्जॉर्प्शन, तो अगर वो टकरा के वापस लौट जाती है, ये फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन। और अगर वो टकरा के पास कर जाती है तो वो होता है रिफ्रैक्शन। इसका मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल, ठीक है, व्हेन लाइट पासेस अ मीडियम, ठीक है, देयरफॉर, अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे डिफिनेशन। तो होता क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन की, है ना। तो अगर कोई सपोज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, कोई ग्लास मान लो, और इसके ऊपर अगर लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है, सुनना, तो इसको जानना चाहिए था ऐसा, पास तो करेगा, पास करता है, लेकिन एक खासियत होती है कि वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है, अपने पाथ से थोड़ा बेंड हो जाता है, ठीक है। अब वो बेंड इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इधर भी बेंड हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है। वो उसका जो एक रूल है कि वो नॉर्मल पाथ से अवे जाएगा, ये सरफेस पे ये नॉर्मल होता है, या फिर टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा, उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। बट कहने का मतलब ये हुआ, समरी ये है कि अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, बस। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंपल। अभी मैंने ना डेंसर एरर का कॉन्सेप्ट बोला है, ना मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल बोला है, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मेरे वर्ड्स को आप ध्यान से समझना। when light travel from one medium to another medium, its path deviated, this phenomena is called refraction of light. is it clear? वर्ड्स पे ध्यान देना आप लोग, सारे वर्ड्स और डिफिनेशन को मिक्स मत कर देना। मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका पाथ डेविएट हो जाता है, दैट्स इट। क्लियर हुआ सबको डिफिनेशन? यहाँ पे फिगर विगर कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको नोट करा देता हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी एक्टिविटी है, चाहो तो करके देखना। लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सही, ये डिफिनेशन में मुझे काफी अच्छा लगा, मेरा ही वाला है ये, है ना, जो मैंने बोला है, बट तरीका अलग है। तो प्लीज इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। डिफिनेशन लिखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन, फिगर विगर अभी ड्रॉ मत करना,
बस लिखो डिफिनीशन। डिफिनीशन, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो डार्क दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लीज इसको कॉपी कर लो एज इट इज। इसके नीचे मैं फिगर बताऊंगा वो बनाना। नोट हो गया? इसके नीचे जो मैं फिगर बनाऊंगा वो आप लोग बनाना। डन लिखने के बाद मैसेज करना डन। डन, वेरी गुड। सब कहीं हो गया होगा, आई थिंक आपकी बुक का है। हाँ, ये होने के बाद आगे आपका मैं फिगर एक बार बता देता हूँ, मैं एक बार इनका कंटेंट देख लूँ। अच्छा नहीं, इसके पहले मुझे कुछ फिगर बताना जरूरी है। देखो, अगले पेज पे जो आपने डिफिनीशन लिखा, इसी का मैं फिगर बना रहा हूँ, आप ये फिगर ड्रॉ कर लेना। अगर एग्जाम में से 2 या 3 नंबर का डिफिनीशन पूछता है तो आप यही करोगे जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। एक इस तरह का मीडियम बनाना, यहाँ लिख देना मीडियम 1, मीडियम 1, यहाँ पे लिखना मीडियम 2, लाइट ट्रेवल कर रहा है ऐसे, ये बना लेना। आप लोग थोड़ा स्ट्रेट बनाना, मेरा कर्व बन गया है ना, स्ट्रेट होता है, आप लोग जानते हो, लाइट कर्व नहीं होता। और दूसरा ऐसे बना लेना, ये आ रहा है, ऐसे बना लेना, ठीक है। ये मीडिया है, दिस इज मीडिया, इसलिए एरो बनाना जरूरी होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना, ये मीडिया है। एरो का मतलब होता है लाइट, अगर एरो नहीं बनाओगे तो वो लाइट नहीं होता है। जैसे ये देखो, इस लाइन है, इस पे एरो नहीं, इसका मतलब ये कोई सरफेस है, देख के समझ में आता है। यहाँ पर भी ये है मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ये बोल रहा है ना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ को चेंज कर लेता है, ठीक है। ड्रॉ कर लो। इसके बाद एक ही फिगर बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, 10 मिनट लगेगा, बट साइलेंट मत रहना, मैसेज करते रहना, क्योंकि बीच में कभी भी रुक सकता है वीडियो। हो गया? इसका एक्चुअल पाथ भी दिखा लो तो और अच्छा लगेगा फिगर। कहाँ गया, सॉरी, इसका एक्चुअल पाथ यहाँ पे शो कर लो इस तरीके से, और इसका एक्चुअल पाथ इस तरीके से शो कर लो। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कब थोड़ा सा डाउनवर्ड में बेंड होगा, कब इससे थोड़ा अपवर्ड में बेंड होगा। इसके लिए इसको डिफाइन करने का एक तरीका है कि इसमें हम एक बना देते हैं नॉर्मल,
इसी फिगर में उसको भी ऐड कर लो। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं। इवन प्लेन मिरर भी होता था ना, प्लेन मिरर पे भी हम ऐसा नॉर्मल एज्यूम कर सकते थे, ठीक है। नॉर्मल भी बना लो तो इसको डिफाइन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। अब इसके नीचे लिखना, इसी के नीचे, सबको आवाज आ रही है ना बच्चों? मैसेज करते जाओ, 3 मिनट हो गए, एक भी मैसेज नहीं आया है, बहुत गलत बात है। हाँ, एक कर दो तो दूसरा चुप रह सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक दो बच्चे तो करते रहो। हाँ, इसके नीचे लिखते जाओ। ऊपर में डिफिनेशन था बट इसके नीचे लिखो। ये आपका फिगर 1 है और ये साइड में आपने फिगर 2 बनाया है। चाहो तो फिगर 1 के नीचे लिख लो, ज्यादा बेटर होगा। फिगर 1 के नीचे लिख लो और फिर 2 के नीचे भी लिख लेना। फिगर 1 के नीचे लिखो, व्हेन लाइट ट्रेवल, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, when light travel from rarer medium to denser medium, from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, it bends towards normal। यहां पे लिखना है। फिर यहां पे लिखना, when light travel from denser medium to rarer medium, it bends away from normal, it bends away from normal। When light travel from denser medium to rarer medium, comma, it bends away from normal। हो गया? मैसेज करना नोटेड, नोट कर लो, लिख देना। बिल्कुल सही। अब आपकी डिफिनेशन क्लियर। अगर 3 मार्क्स का आता है ना तो नीचे ये दोनों लाइन भी लिख देना। 2 मार्क्स में सिर्फ डिफिनेशन और दोनों फिगर, ठीक है, 3 मार्क्स। और अगर 1 मार्क्स पूछ ले तो जो अगला फिगर बताने वाला हूं ना वो बना देना। अगर ज्यादा डिटेल्स आ जाए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वैसा क्वेश्चन आता तो नहीं है, एक छोटे से टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट दे देगा। और वैसे क्वेश्चन जरूर 11th-12th में आते हैं, ठीक है, किसी टॉपिक को पूरा पूरा एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया। जैसे सेमीकंडक्टर जैसा कोई चैप्टर होता है, प्योर थ्योरेटिकल है ना, तो उसमें जैसे दे देगा कि सेमीकंडक्टर डायोड है तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेमीकंडक्टर डायोड, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो उसमें पूरा का पूरा आपको सब कुछ खुद से लिखना है, उसका प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 10th में तो नहीं आने वाले हैं, है ना। तो 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। अब जल्दी से आते हैं कॉन्सेप्ट पे। रेरर मीडियम का मतलब समझते हो ना? रेरर मीडियम का मतलब कि ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन 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 जो मैं बोल रहा हूं वो गलत भी हो सकता है। कैसे? समझना ध्यान से। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, पहली बात, रेरर और डेंसर इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। अब ये रिलेटिव टर्म क्या होता है? मतलब अगर आपके पास कोई दो मीडियम है तो आप दोनों को जब कंपैरिजन करोगे ना तब आप बोलोगे कि फर्स्ट इज रेयर देन सेकंड, या फिर सेकंड इज डेंसर देन फर्स्ट। बट अगर आपके पास एक ही मीडियम है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मीडियम रेयर है या फिर ये मीडियम डेंसर है। ओके, तो अगर आपको कोई बताता ना कि रेयर की, एक आपके पास कोई लिक्विड है और आपको किसी ने कहा कि देखो ये रेयर है, तो ये उसका कहना ही गलत है। ये मीनिंगलेस बात होती है, ठीक है, ये मीनिंगलेस बात होती है। रेरर और डेंसर हमेशा एक कंपैरेटिव टर्म है जिसको हम रिलेटिव टर्म बोलते हैं। इज इट क्लियर कॉन्सेप्ट?
कोई नहीं बोल सकता कि एक वाटर है और एक ब्लड है या फिर वाटर है मिल्क है, इसमें कौन रेयर डेंसर है। आपको दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा और फिर ये बोलना पड़ेगा कि वाटर इज रेयरर देन मिल्क और मिल्क इज डेंसर देन वाटर। लेकिन एक अकेला, हाँ बिल्कुल हर्षवर्धन सही समझ रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल सही। ये मैंने पढ़ा है क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस? पढ़े होगे वैसे, 9th में तो पढ़ना था। तो इसको एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते तो नहीं है, लेकिन समझ सकते हो कि किसी एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे को बोल सकते हैं। हाँ 9th में मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया है ना, कहीं और ही पढ़े होगे। चलो, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो समझ लेना कि आपको कोई एक नहीं बोल सकता कि वाटर इज रेयर मीडियम। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत बात है, नहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऑयल इज अ डेंसर मीडियम, नो, ऑयल इज डेंसर देन अदर थिंग्स, राइट। या फिर वाटर इज रेयर देन अदर थिंग्स, वो अलग बात है। लेकिन आपको दो टर्म अगर साथ में हो तो ही आप उसको रेयर या डेंसर बोल सकते हो। क्लियर हुआ सबको? हाँ बेटा, ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली लाइट के टर्म्स में जब हम बात करते हैं ना मीडियम का, तो हम उसे ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं, ठीक है। सिर्फ लाइट के टर्म्स में जब लाइट जाता है तो, या अगर किसी और चीज की जब बात करते हैं ना, लेकिन रेयरर और डेंसर टर्म सिर्फ लाइट में यूज नहीं होता, हम उसका हर जगह यूज करते हैं। क्लियर हुआ सारंग? तो चलो ठीक है, आप ये भी वैसे सही है, लिखा हुआ मिलता है आपको बुक में ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। हमेशा ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है लाइट, है ना। लाइट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको लिख देते हैं ऐसा ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर। बट सही है आपका सारंग, है ना। तो इसके बाद हम लोग आगे का रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले मैं बुक में एक बार देख लूं कि इसके बाद बुक में क्या दिया हुआ है आपका। यही फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा अपने वर्ड्स में, है ना। बाकी आप रीड करना, बुक का भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मैंने एक बार रीड किया है आपके बुक का भी, लास्ट ईयर पढ़ा था एक बार, तो काफी अच्छे से उसने भी एक्सप्लेन किया है। हेडिंग लिखना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ rectangular glass slab। नोट करो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस तरीके का है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे ना, तो पहले रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था प्लेन मिरर, फिर आपने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, पढ़ा था ना। उसी तरीके से जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो ना, तो रिफ्रैक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और इसके बाद स्फेरिकल ग्लास स्लैब। तो जो स्फेरिकल ग्लास स्लैब है वो हो जाता है एक तरह से लेंस। इज इट क्लियर? जो स्लैब है ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये प्लेन दिख रहा है आपको, है ना, तो ये रेक्टेंगुलर है। तो ये एक तरह का, अगर मिरर के रिस्पेक्ट में बोले तो ये प्लेन मिरर है। और जो लेंस है ना, अगर उस लेंस को हम मिरर के रिस्पेक्ट में बोले तो जो लेंस है वो स्फेरिकल मिरर है। इज इट क्लियर? कंपैरिजन बाद में जब दोनों चैप्टर हो जाएगा ना, मैं अब एक आपको अच्छा खासा कंपैरिजन कराऊंगा, वहां पे बताऊंगा सारी चीजें कि कौन किससे रिलेट करता है। इस यही दोनों देखो ना, सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा आगे चल के, तो ये बन जाएगा लेंस, है ना। अगर ये कर्व हो गया तो लेंस, बट प्लेन है तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो वेट, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो अगर देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये ग्लास का बना हुआ है। ग्लास के रिस्पेक्ट में मान लो कि इसके बाहर यहाँ पर है एयर और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एयर। ऑब्वियसली ग्लास के बाहर चारों तरफ एयर ही है। हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब लाइट एक बार यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, एयर से ग्लास में जाएगा और ग्लास से फिर एयर में जाएगा, ठीक है। हम इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, पहले लाइट ऐसे जा रहा था,
स्ट्रेट पाथ में, बट बीच में हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दिया। अब पता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखने से होगा क्या, क्या होगा, देखो हम सब जानते हैं अगर हम एयर और ग्लास का कंपैरिजन करें तो एयर जो है वो रेयर मीडियम होगा, जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम होगा, है ना। अगेन जो एयर है वो रेयर मीडियम होगा। ध्यान देना बच्चों, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल एज्यूम करते हैं, है ना, या फिर यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट पे, तो ध्यान देना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मैं नाम ले लेता हूँ P1, और इस पॉइंट का भी मैं आगे चल के नाम लूंगा P2 बाद में, ठीक है। तो P1 पॉइंट पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पर जो रे है ये एक मीडिया है ना, यहाँ पर जो रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रे है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यस और नो। ध्यान से बनाना, फिगर मेरा अच्छा ना भी बने, आप लोग अच्छा बनाना। ये रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी, है ना। और जैसे ही यहां पे पहुंचेगी, ध्यान देना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का मैं नाम लेता हूं P2, इस पॉइंट का मैं नाम लेता हूं P2। अगेन इस मीडिया पे देखो, यहाँ पे अगेन जो लाइट है, अभी लाइट किसमें है, ग्लास में है, तो इस पॉइंट पर जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जाएगी, इट मींस लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल एज्यूम करूं, ध्यान देना, तो जो लाइट है वो कैसे जाएगा, जाना चाहिए था उसे ऐसे, लेकिन अपने इनिशियल पाथ में तो ऐसे ही जाएगा ना, लेकिन वो जाएगा कैसे, ऐसे। आधी बात समझ में, जाएगा कैसे, ऐसे, मतलब वो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो यहाँ पर सारा जो यहाँ पे दोनों फिगर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों फिगर एक साथ मिक्स हो गया, ये दोनों फिगर देखो एक साथ बना दिया गया। यहाँ पे बना दिया गया सिचुएशन कौन सी, रेरर से डेंसर वाला सिचुएशन, और यहाँ पे डेंसर से रेरर वाला सिचुएशन। फिगर आप लोग को समझ में आ रहा है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, फिगर समझ में आ रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बताना इसमें बाकी है। यहाँ तक बोलो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ देखो, ये जो रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ना P1 पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए से आना स्टार्ट कर रही थी, तो इस रे का मैंने नाम ले लिया AP, यहाँ से फिर रे का मैं नाम ले लेता हूँ P1 P2, और यहाँ से मैंने नाम ले लिया P2B, ठीक है। अब रे देखो, आपको जो रे AP दिख रहा है ना, रे AP को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपको जो P1 P2 दिख रहा है ना, P1 P2, इस P1 P2 को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और जो P2B आपको दिख रहा है, P2B को हम कहते हैं इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। इज इट क्लियर नाउ। ये जो आपको एंगल दिख रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। इसी तरीके से जब ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये R है तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे, यस और नो। ये एंगल भी कितना होगा, R। खैर ये तो R है, हालांकि अगर इसको इंसिडेंट रे एज्यूम करते हो, अगर P1 P2 को इंसिडेंट रे एज्यूम करते हो तो ये जो R की जगह ये क्या होगा, I होगा, और ये क्या होगा, R, लेकिन हम इसको R बोल रहे हैं। तो ये जो एंगल है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, अब जो ये रे है ये है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जो एंगल I है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो R है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो E है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हालांकि अगर देखा जाए तो एंगल I और एंगल E क्या दोनों बराबर है, यस और नो। एंगल I और एंगल E बराबर है क्या बच्चों, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हर लाइन में कॉन्सेप्ट है, यस और नो।
क्या आई और ई बराबर होगा? देखो सुनना, होगा या नहीं होगा आप लोग इसका आंसर बाद में करना। ये जो रे यहाँ पर जब बाहर आती है ना, जो इमर्जेंट रे होती है, और ये पहला वाला रे, देखो ये रे कौन सा है, जो इनिशियल पाथ था, ये आगे चल के ये दोनों पैरेलल हो जाता है, ये और ये रे क्या हो जाता है, दोनों आपस में पैरेलल। आई बात समझ में? तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ऑब्वियसली आई और ई क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? ये जो रे था, ये स्टार्टिंग में इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इंसिडेंट रे। ये तो एक तरह का इंसिडेंट रे ही हुआ ना, ये हुआ इंसिडेंट रे, और ये क्या हुआ, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, याद रखना इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। इज इट क्लियर? और अगर ये दोनों पैरेलल है, इस दोनों लाइन को, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है ना, इसको एक ही लाइन अगर नॉर्मल इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली, सॉरी ये थोड़ा दिखने में अलग लग रहा है, ये एंगल देख लो, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यस और नो? उसी तरीके से आई और ई भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। किसी को डाउट है क्या कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? नो डाउट, वेरी गुड। तो ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, बट आप लोग थोड़ा समझ लेना, फिगर बनाने में हो जाता है। अभी इस पेन पे उतना कमांड भी नहीं हुआ है थोड़ा सा क्लीन बनाने का। देखो और एक चीज देखो बेटा, ये दोनों जो, लिसन, ये जो दोनों आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं डी। और ये डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब भी लिख लो, डी का मतलब होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे, लेटरल, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसको लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? जल्दी से इसे नोट कर लो प्लीज, नोट करो, कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ऑब्वियसली वैक्यूम, है ना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं होता। कोई भी मीडियम ना लाइट को थोड़ा सा इंटरप्ट करता है, उसके पाथ को रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे लाइट फास्ट चलती है। और वैक्यूम के अलावा भी कोई मीडियम हो सकता है, बट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है ना। आने वाले टाइम में डिस्कवर होगा तो कुछ हमें नया मिल भी सकता है। जल्दी से कॉपी करो, अच्छे से इस फिगर को बनाना। नो, बिटवीन रेयर एंड डेंसर। अच्छा अच्छा, ओके। इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, बेटा ऑब्वियसली रेयर मीडियम में ज्यादा होगा। सारंग, रेयर मीडियम में ज्यादा होगा, क्योंकि रेयर मीडियम में जो लाइट की डेंसिटी है वो कम होती है, तो लाइट बड़ी आसानी से जा सकता है। लेकिन डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लाइट को थोड़ा सा वो रेसिस्ट करती है। जल्दी से ड्रॉ करो और मैसेज करना डन होने के बाद। इस एक पेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, है ना, ध्यान से इसको करना।
D is lateral shift or lateral displacement. D is a distance between emergent ray and incident ray, है ना, ये दोनों जो पैरेलल हो जाता है ना ये, और ये D डिपेंड किस किस चीज पे करेगा, ये D किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ग्लास स्लैब है ना इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ जितनी ज्यादा होगी इनके बीच की डिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी, यानी ये जितना डेंसर होगा ये जो बीच का मीडियम है, मतलब इसके विड्थ की वजह से, इसकी डेंसिटी की वजह से ये लाइट डेविएट हो रही है अपने पाथ से, है ना, शिफ्ट हो रही है, इसको जाना चाहिए था यहाँ, जाना था यहाँ, चला गया यहाँ, क्यों गया भाई, इसकी वजह से। अगर ये कम होता तो इसके बीच की डिस्टेंस और कम होती, अगर ये ज्यादा होता, स्लैब की विड्थ ज्यादा होती, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होता, ज्यादा होता। इज इट क्लियर तुलजा, इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा, यस। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई आई इक्वल टू ई, कौन पूछा है, हर्षवर्धन। बेटा एक बात बताओ, क्या क्या इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है, यस और नो, हर्षवर्धन आंसर, क्या ये दोनों पैरेलल है, देखो दिखने में दोनों पैरेलल लग रहा है, देखो मैं पैरेलल बना रहा हूं, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा ये जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से है, देखो इसमें नॉर्मल तो इस तरीके से जा रहा है, देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, क्या ये एंगल ये इसके बराबर होगा, यस और नो, वर्टिकल अपोजिट, ध्यान दो, अगर ये एंगल और किसके बराबर होगा, अगर पैरेलल देखा जाए तो इसके बराबर होगा, ध्यान दो, सेम एंगल इसके बराबर होगा, यस और नो, आंसर करते जाना। फिर ये एंगल क्या इसके बराबर होगा, तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, और इसी को तो हमने बोला ई, यानी आई और ई बराबर है, देखो मैंने प्रैक्टिकली कर दिया। हर्षवर्धन क्लियर हुआ, पेन को हटा लेता हूं, यस वेरी गुड, गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, हो जाए तो जल्दी से मैसेज करो डन, बाकी की हम अगली क्लास में चीजें कम कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं और कुछ पढ़ लेते हैं, अभी अभी तो टाइम है शायद, हाँ और कुछ पढ़ते हैं, एक दो टॉपिक, इतनी जल्दी भी क्या है, डन, चलो सबका हो गया। हो गया ना, इसके बाद मैं एक बार आपके सामने बुक ओपन कर देता हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको फिगर, ये भी कुछ वैसा ही है जो मैंने आपके सामने बनाया था, देखो ध्यान से, और आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने बोला है ऑलमोस्ट वो सारी चीजें तो इसमें मिल ही जाएगी, साथ में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जरूर बताया होगा, आप रीड करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की ही तरह, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था और उसके बाद पढ़ाया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल उसी के पैरेलल ये चैप्टर चलेगा, जो जो टॉपिक उसमें था वही वही टॉपिक इसमें भी है। उसमें पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, इसमें पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, उसमें प्लेन मिरर था, इसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो प्लीज नोट करो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते थे, दो, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलो एक एक करके समझते हैं, मैं इसको रिफ्लेक्शन से रिलेट करके ही आपको समझाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लिख लो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज, कुछ बुक में 2 भी लिखा होता है, किसी में 3 भी लिखा होता है, देयर आर टू लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? देखो, अगर हमारे पास ये एक मीडिया है, ठीक है, लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे होती है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है ना, और ये आपका नॉर्मल होता है। और ये जो नॉर्मल है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कहाँ पर पे होता है, ठीक है, जहां पर ये दोनों मीडिया कांटेक्ट में आते हैं उस पॉइंट पर होता है पॉइंट ऑफ। ये सारी चीजें एक ही प्लेन में होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, ये सारी चीजें एक ही प्लेन में होती है। ये बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा ही है, नोट कर लो इसे। फर्स्ट पॉइंट है, ये थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पॉइंट पे, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू दैट पॉइंट। छोड़ो, इनका छोड़ो, मैं लिखा देता हूँ, मुझे लगा बुक का अच्छा दिया होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे sorry, incident ray at the point of incidence, incident ray at the point of incidence, at the point of incidence, comma, refracted ray, refracted ray, comma, normal at point of incidence, normal भी तो यही है, at point of incidence, all lie in the lie in the all lie in the same। ये लिखने लग रहा है, ये मैंने बुक का देख के लिख, मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, ये इतना सा मत लिखना, ये डायरेक्ट इंसिडेंट रे से भी मीनिंग समझ में आता है, ठीक है। ऐसे लिखो, इंसिडेंट रे, सॉरी, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे कॉमा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हाँ, बीच में ये भी हम ऐड कर सकते थे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन टू मीडिया, ऐसा भी लिख सकते, इन बिटवीन टू मीडिया, बट नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इसको नोट कर लो, इन द सेम प्लेन, ये बिल्कुल पहले वाले जैसा था, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, अब बात करते हैं दूसरे लॉ की। देखो, ये होता था आपका आई, ये होता था आर। अच्छा, इसकी इनिशियल पाथ ये है, हाँ या ना, क्या आई और आर इक्वल होगा, यस और नो? क्या आई और आर इक्वल होगा? टेल मी, यस और नो? नो। देखो, आर आई से बड़ा हो सकता, छोटा हो सकता, लेकिन बराबर नहीं होगा। बराबर ना, तो इसका मतलब फ्रैक्शन हो ही नहीं। ये बराबर कब होगा? जब बीच का ये मीडिया मीडिया होगा ही नहीं, अगर मीडिया है और बराबर नहीं होगा। तो देख, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, समझना ध्यान से। रिफ्लेक्शन कहता था कि आई और, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई और आर का रेशियो क्या आता था? 1, राइट। यहां पे बोलता है कि आई और आर का रेशियो 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट, लेकिन 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 सिर्फ आई और आर नहीं, साइन ऑफ आई एंड क्यों होगा कांस्टेंट, ये इनका स्टेटमेंट था। साइन आपको पता है, साइन थीटा कॉन्ट्री में क्लास 9th में पढ़ा होगा, राइट? क्या आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, यस और नो? मैसेज करो, यस, ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने पढ़ा है। तो वही साइन ऑफ
टू, ऐसा स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और इसी स्नेल्स लॉ, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। आगे चल के यही जो कांस्टेंट है, अच्छा वो बाद में बताएंगे, पहले ये लिख लो स्टेटमेंट, पर आपके बुक को भी फॉलो कर लेता हूं मैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया रेशियो ऑफ साइन कांस्टेंट, ये चलो इनका थोड़ा सा स्टेटमेंट मुझे जच नहीं रहा है, ऐसे लिखना, द रेशियो ऑफ sine, SINE, sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant, इनका स्टेटमेंट था। मैथमेटिकली ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, मतलब ऐसे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। सर बट इफ लाइट ट्रेवल्स परपेंडिकुलर टू द मीडियम देन इट विल नॉट बेंड एंड देन द रेशियो ऑफ आई एंड आर विल बी सेम। हाँ बिल्कुल सारंग, ऐसा होगा, बिल्कुल ये सही है आपका स्टेटमेंट। उस केस में दोनों ही कितना होगा, 0 डिग्री। वहां पे एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ना, यहाँ बात कर रहा है जो लॉ बनाया गया वो रिफ्रैक्शन का बनाया गया। अगर परपेंडिकुलरली आता है तो वहां पर भी फॉलो तो करेगा ना। आप बताओ क्या ये स्टेटमेंट तो सही होगा ना। वहां पे आई होगा 0, साइन 0 अपॉन साइन 0। एक बात बताओ, साइन 0 कितना, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, 0। तो कुछ भी वहां पे नहीं हो, वहां पे एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। यहाँ बात वो हो रहा है कि जब जो लाइट है वो किसी एंगल पे आएगा, मतलब वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये लॉ उसके लिए है। इज इट क्लियर सारंग? इसको नोट कर लो, और इसको नोट करो सारे लोग जल्दी से। और हाँ, जो साइन है ना, वो साइन का पूरा नाम होता है SINE, ठीक है, इसलिए मैंने SINE लिखा है। ये मैं सोचना मैंने गलती से लिखा है, लेकिन इसके जब हम एंगल लिख देते हैं तो ई हटा के, मतलब साइन ई का शॉर्ट होता है साइन। कई बार हम शॉर्टकट यूज करते हैं ना। इसी तरह कॉस का जो होता है ना, वो होता है पूरा नाम कोसाइन, बट कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस। टैन को बोलते हैं टेंजेंट, बट टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टैन। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, सेम टाइम, है ना। इसके पहले अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बचता है तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। अगर आप लोग बोलते हो तो हम उस टाइम में भी एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।